हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बर्ट्रैंड मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली की। ठीक है, बर्ट्रैंड मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली, जैसे आपको नाम से ही पता चल गया, यहाँ पे भी हम मार्केट स्ट्रक्चर पे किसकी बात करते हैं? ओलिगोपॉली की बात करते हैं। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ कुड नॉट मॉडल डिस्कस किया था, और कुड नॉट मॉडल पे भी मैंने आपको तब भी बोला था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने नहीं भी देखा वो लेक्चर, तो प्लीज उसको भी देख लेना। तो इन मॉडल्स में भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे भी हम एक 2009 से एक क्वेश्चन लेंगे, वो डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ क्लास। ठीक है, मैं आपके साथ जो क्वेश्चन लूंगी दैट इज यूपीएससी के पेपर में आया हुआ है, 2009 के पेपर में वो क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है, पहली अनाउंसमेंट ये है कि जो लोग आप में से यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको फ्री में एक्सेस मिल सके यूपीएससी या स्टेट पीएससी की उन लेक्चर्स का जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को ही डेडिकेटेड है। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि जो अभी जेके पीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम जो जुलाई में होना है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसकी बात कर रही हूँ, उसके लिए जो जनरल इकोनॉमिक्स का पेपर है, जो एक कंपलसरी पेपर है, उसके लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है मेरे द्वारा, जिसमें मैं पेपर्स इवैल्यूएट करूंगी। 16 टेस्ट होने वाले हैं, और हर 2 टेस्ट के बाद हम लाइव डिस्कशन भी करेंगे कि क्या क्या टेस्ट में आप लोगों ने नहीं लिखा और क्या आपको ऐड ऑन करना चाहिए और किस तरीके से लिखना चाहिए। और इवन पेपर से पहले भी टिप्स और ट्रिक्स जो होती हैं वो भी आप लोगों को हर टेस्ट से पहले जहां जहां मुझे लगेगा रिक्वायर्ड है वो भी शेयर कर दी जाएंगी। उसके भी डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिल जाएगी। तो आप जाइए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहां पे उसका भी एक्सेस ले सकते हैं। और साथ ही ये जो जनरल इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे आप लोगों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत हेल्प होगी। तो मेरी सजेशन है कि जाइए, ज्वाइन करिए। और यहाँ पे जो सीट्स है दैट इज 43 रिमेनिंग। ठीक है, जब मैं टॉपिक रिकॉर्ड कर रही हूँ एट दैट टाइम जो सीट्स का नंबर है, जो रिमेनिंग सीट्स है दैट आर 43। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द बर्ट्रैंड मॉडल। बर्ट्रैंड मॉडल आ जाए एग्जाम में या प्योर बर्ट्रैंड मॉडल आ जाए, जो मैं अभी लिखवा रही हूँ दैट इज फॉर प्योर बर्ट्रैंड मॉडल और सिंपली बर्ट्रैंड मॉडल। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने कुड नॉट में भी आपको बताया था कि न्यूमेरिकल्स पे इन टॉपिक से बहुत ज्यादा फोकस रहता है यूपीएससी का। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ट्रेंड्स जो हैं वो यूपीएससी के पेपर के हिसाब से ही होता है। तो यहाँ पे भी तो आपको क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल पे भी फोकस करना है। आज की क्लास में एक न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक। अब देखिए, बर्ट्रैंड मॉडल की अगर हम बात करें यहाँ पे और कुर्नॉट मॉडल पे फर्क क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब बर्ट्रैंड मॉडल पे हम बात करेंगे प्राइस की। यहाँ पे किसकी बात होती है? प्राइस की, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की। लेकिन कुर्नॉट मॉडल पे जो वेरिएबल था दैट इज द क्वांटिटी। क्वांटिटी वहां पे वेरी कर रही थी। अगर एक फर्म ए की बात करें, फर्म ए डिसाइड करती थी सबसे पहले कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, और उस समय वो एज्यूम करती थी कि राइवल फर्म तो थी नहीं, क्योंकि इनिशियली हमने बोला था कि मोनोपोली जैसी कंडीशन देखने को मिलती थी। तो उसके बाद जब फर्म ए प्रोड्यूस कर जाती थी तो फर्म बी आती थी मार्केट में, और फर्म बी अपना आउटपुट किस बेसिस पे डिसाइड करती थी? वो देखती थी कि मैं जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करूंगी वहां पे फर्म ए जितना आउटपुट पहले प्रोड्यूस कर रही थी वो ही रहने वाला है। मतलब फर्म ए का आउटपुट, हमने क्या बोला था, फर्म ए का आउटपुट कांस्टेंट रहेगा इस पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे। फिर फर्म बी के बाद फर्म ए अपना आउटपुट चेंज करती थी एंड सो ऑन, प्रोसेस चलता रहता था। अब यहाँ पे बर्ट्रैंड पे हम आउटपुट की बात नहीं करते। यहाँ पे जो चीज टारगेट करेंगे दैट इज द प्राइस। यहाँ पे हम किसको देखेंगे पूरे मॉडल पे? प्राइस को। ठीक है, अब प्राइस की अगर बात की जाए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइस अगर किसी कमोडिटी का इंक्रीज करेगा तो डिमांड क्या होती है? डिमांड फॉल करती है। और प्राइस अगर फॉल करेगा तो डिमांड क्या करेगी? डिमांड इंक्रीज करेगी। यही होता है।
ठीक है। अब प्राइस हमने बोला इंक्रीज करेगी तो डिमांड फॉल करेगी, प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पे आप चाहे बर्ट्रेंड की बात करें चाहे कुर्नॉट की बात करें, हम हमेशा क्या देखते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होती है तो इसका मतलब यहाँ पे वो क्या चाहेंगी, ओलिगोपोलिस्ट फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ इनको क्या चाहिए, इनको मार्केट शेयर भी चाहिए, बिकॉज ज्यादा लोग होंगे तभी क्या होगा, इनके प्रोडक्ट से इनको ज्यादा चीजें पैसा मिलेगा। तो दे वांट टू फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अलोंग विथ मार्केट शेयर। अब यहाँ पे अगर आप देखिए मार्केट शेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसका मतलब ये चाहेंगे कि डिमांड इंक्रीज करे, तो ये क्या करेंगे, ये हर स्टेप में हमें दिखेगा प्राइस में फॉल, प्राइस इंक्रीज करते हुए नहीं दिखेगा। तो बेसिक आइडिया क्लियर हुआ कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पे देखते हैं अंडर द बर्ट्रेंड मॉडल। अब यहाँ पे एजम्पशंस देखिए, एजम्पशंस बर्ट्रेंड मॉडल की, नंबर 1 टू फर्म्स इन द इकोनॉमी, नंबर 2 होमोजीनियस कमोडिटी, मतलब आइडेंटिकल, ठीक है, एक जैसी कमोडिटीज की बात कर रहे हैं, दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल आइडेंटिकल भी नहीं कह सकते बट स्टिल दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। नंबर 3, ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ। नंबर 4, नो एंट्री ऑफ फर्दर फर्म इज अलाउड, इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूओपोली, कि दो ही फर्म्स हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, दो ही फर्म्स मार्केट के अंदर है, दैट इज द ड्यूओपोली। अगर तीसरी फर्म आ जाएगी तो ड्यूओपोली स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पशन इसी चीज को इंडिकेट कर रही है। Number 5th is the no cost of production, that is total cost is equal to 0. अब थर्ड assumption पे आइए, यहाँ पे हमने क्या लिखा, firm compete by simultaneously price setting, ठीक है, साइमल्टेनियसली प्राइस सेटिंग का मतलब क्या है, अगर मार्केट के अंदर हम बात करें दो फर्म्स की, ए एंड बी, ए ने प्राइस डिसाइड किया कि मुझे एक कमोडिटी का प्राइस कितना रखना है, 10 रुपए रखना है, तो फर्म बी इंडिपेंडेंटली अलग जगह पे क्या कर रही है, अपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रही है, ठीक है। लेट से वो डिसाइड करती है कि मुझे प्राइस कितना रखना है अपने प्रोडक्ट का, 8 रुपए रखना है, ठीक है। इस समय क्या हुआ, इन्होंने एक ही टाइम पे किया, अलग अलग जगह किया, इंडिपेंडेंटली किया। तो इस समय तक हम क्या देख रहे हैं कि इनको ये जब अलग अलग, ठीक है, एक अपनी फैक्ट्री के अंदर बैठ के कर रहा है, एक अपनी इंडस्ट्री पे कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या बोला कि एक ही साथ हुआ, इनको इस समय तक कोई भी अवेयरनेस नहीं है कि राइवल फर्म क्या प्राइस डिसाइड करेगी अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, एट दैट टाइम दे आर नॉट अवेयर, ठीक है। यहाँ पे इस चीज की बात कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंटली बात कर रहे हैं। अब बर्ट्रेंड मॉडल देखिए, ये कुड नॉट से आसान है। यहाँ पे हमने क्या बोला, फर्म ए और फर्म बी, दो फर्म से मार्केट पे, लेट से इन लोगों ने अपना अपना प्राइस डिसाइड किया मार्केट पे। हमने क्या बोला, फर्म ए ने बोला कि मैं एक पेन 10 रुपए का सेल करूंगी मार्केट पे, और फर्म बी ने डिसाइड किया कि वो 8 रुपए का सेल करेगी मार्केट पे। जैसे ही ये पेन मार्केट में आए तो लोगों ने क्या किया, फर्म बी का पेन लेना स्टार्ट कर दिया। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइस लो, प्राइस लो है तो डिमांड हाई होगी, होगा यहाँ पे, हमने बोला प्राइस इज लो एट दैट मीन्स डिमांड इज हाई। तो फर्म ए क्या करेगी, यहाँ पे इसको देखकर ये एज्यूम करेगी कि फर्म बी जो 8 रुपए में अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है वो उतना ही रखेगी, तो यहाँ पे फर्म ए क्या करेगी, 7 रुपए का पेन बेचेगी। जब फर्म ए ने 7 रुपए का रखा और फर्म बी का प्राइस 8 रुपए है, अभी तक फर्म बी को नहीं पता था कि प्राइस फर्म ए क्या रखेगी, 7 रुपए। तो यहाँ पे पब्लिक की डिमांड किसके लिए बढ़ेगी, पीपल स्टार्ट डिमांडिंग फर्म एज प्रोडक्ट, ठीक है, डिमांड यहाँ पे डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका प्राइस देखते देखते फर्म बी क्या करेगी, फर्म बी प्राइस को और कम करेगी, ठीक है, प्राइस को उन्होंने क्या कर दिया, लेट्स से 6 रुपए। तो फिर जब 6 रुपए हुआ तो यहाँ पे पीपल स्टार्ट डिमांडिंग दिस प्रोडक्ट, फर्म बी का डिमांड बढ़ जाएगी। अब फर्म ए जो थी उसका रेट 7 रुपए है, तो फर्म ए क्या करेगी, नाउ फर्म ए एज्यूम करेगी कि फर्म बी प्राइस कम नहीं करेगी,
तो यहां से करके उसने 5 रुपए कर दिया एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जैसे ही फर्म ए देखेगी कि उसके राइवल फर्म दैट इज फर्म बी ने प्राइस कम किया, तो ये क्या करेगी, अब ये एज्यूम करेगी कि फर्म बी जो है वो प्राइस कांस्टेंट रखेगी और फर्म बी के कंपैरेटिवली प्राइस और कम कर लेगी। तो यहाँ पे फर्म ए का प्राइस क्या हो जाएगा, फर्दर फॉल करेगा। ठीक है, अब ऐसा करते करते जैसे ही इसका प्राइस कम होगा तो मार्केट शेयर ये कैप्चर करेगी। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। फिर फर्म बी एज्यूम करेगी कि फर्म ए ने जो प्राइस आप सेट कर लिया वही प्राइस रहने वाला है और यहाँ पे जो फर्म बी है वो प्राइस फर्दर कट करेगी। अब क्वेश्चन आता है, ये जो अंडर कटिंग ऑफ प्राइस है ये कब तक चलेगा। बर्ट्रैंड ने बोला कि ये जो अंडर कटिंग ऑफ प्राइस है ये उस पॉइंट तक चलेगा जहां पे प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब यूनिट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लग रही है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू MC फाइनल कंडीशन ये आएगी। अब यहाँ पे सोचने वाली ये चीज ये है कि इसके बाद आफ्टर दैट यहाँ पे अंडर कटिंग ऑफ प्राइस क्यों नहीं होगा, बाय। ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमने एजम्पशन की थी उसमें मार्जिनल कॉस्ट हमने 0 लिया था। ठीक है, लेकिन अगर हम एज्यूम करें MC इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मैं उसमें भी समझाऊंगी और इस पे भी, दोनों में समझाऊंगी। ठीक है, जब MC इज इक्वल टू 0, अब प्राइस इज लेस देन MC मतलब प्राइस नेगेटिव है, दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, रियलिस्टिक सिचुएशन तो ये है नहीं। आप अपनी पॉकेट से पैसा तो नहीं देंगे ना, तो प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। पहली बात, यहाँ पे तो चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, अगर प्राइस कम है मार्जिनल कॉस्ट में, लेट्स से आपको एक पेन को बनाने के लिए 5 रुपए लग रहे हैं और आप कितने कॉस्ट, मैंने क्या बोली, 5 रुपए, और अगर आप इसी एक पेन को 3 रुपए में सेल करना स्टार्ट कर दे, मतलब P इज लेस देन MC, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं आपका प्रॉफिट देखूं, प्रॉफिट क्या होता है, प्राइस माइनस कॉस्ट। ठीक है, कितने में बेचा और कितने में आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट कितना किया। इट मींस प्राइस कितना है हमारा 3 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू -2, दैट इज लॉस। तो कोई भी फर्म ये नहीं चाहेगी कि वो लॉस मेकिंग हो, दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अंडर कटिंग होगा प्राइस का, बट कब तक होगा, टिल द पॉइंट जहां पे P इज इक्वल टू MC हो जाए। इसके नीचे लॉसेस हो जाएंगे और कोई भी फर्म ये नहीं चाहेगी कि हम इतना कट थ्रोट कंपटीशन करें जहां पे हमें हेवी लॉसेस फेस करने पड़े। तो बर्ट्रैंड मॉडल के अंदर हम यही बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, जहां पे P इज इक्वल टू MC की सिचुएशन बनेगी। क्लियर यहां तक। अब वापिस से आप assumptions पे आइए। ठीक है, assumptions में आइए, कौन सा, जहां से हमने स्टार्ट किया था। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगी। यहाँ पे जब हम बर्ट्रैंड मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दो तरीके से भी आ सकता है। थियोरी की बात कर रही हूँ। बर्ट्रैंड मॉडल पे जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है ये हो सकता है यहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट पे भी पूछा जाए, विच आर सब्स्टिट्यूट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, प्योर बर्ट्रैंड मॉडल। हम क्या कहते हैं, प्योर बर्ट्रैंड मॉडल। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपसे कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ समझाइए बर्ट्रैंड मॉडल। तो आपको दोनों मॉडल्स आने चाहिए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी एजम्पशन थी ना, इसको डिलीट करेंगे, इसको चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर होमोजीनियस कमोडिटी आप लिखेंगे, क्लोज सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, तो कहाँ पे कौन सा मॉडल देंगे, प्योर बर्ट्रैंड मॉडल, जो मैंने अभी आपके साथ एक्सप्लेन किया। नहीं तो अगर आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आए, एजम्पशंस क्या बनेंगी, Number 1, two firms in the economy. Number 2, products differ in quality, that is products are differentiated. ठीक है, यहाँ पे ये वाली एजम्पशन आपको ऐड करनी है और कुछ नहीं करना। Number 3, firms compete by simultaneously
price setting. Number 4, no entry of further firm is allowed. Number 5, no cost of production. तो ये आपको उस समय करना है. क्लियर यहाँ तक? अब मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे क्या लिखना है एग्जाम में, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है, तो मैं आपको समझाऊंगी. अगर उन्होंने सिंपल बर्ट्रैंड मॉडल भी रेफर किया हो तो भी आप ये वाला पार्ट दे सकते हैं, मैथमेटिकल पार्ट दे सकते हैं. ठीक है, पहले आपको सारा लिखना है, एट लास्ट आपको कहाँ पे आना है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाले पार्ट पे जो मैथमेटिकल है. देखिए कुड नॉट पे हमने क्या किया था, अंडर द कुड नॉट मॉडल हमने स्टार्ट कैसे किया था, P इज इक्वल टू 100 माइनस Q, दैट इज द डिमांड फंक्शन. ठीक है, मैंने आपको बोला था जब हम कुड नॉट मॉडल की बात करेंगे तो हमारा डिमांड फंक्शन हम इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है, और जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें गिवन था Q इज इक्वल टू 100 माइनस P, बट हमें लेटर ऑन स्टेजेस पे हमें प्राइस के टर्म्स में चाहिए था. दैट्स वाई हमने क्या किया था, उसको प्राइस के टर्म में एक्सप्रेस हम करते थे. लेकिन जब हमारा बर्ट्रैंड मॉडल होता है तो यहाँ पे जो डिमांड फंक्शन है वो कैसा आएगा, दिस इज द डिमांड फंक्शन जो बर्ट्रैंड ने अपने एनालिसिस में यूज किया. नंबर 1 Q1, दैट इज quantity demanded by firm 1 is equal to A1 minus P1 plus P2 upon 4. अब यहाँ पे Q1 क्या है, दैट इज द क्वांटिटी जो किसकी है, फर्म 1 की, माइनस P1. P1 क्या है, प्राइस ऑफ द फर्म 1. P2 प्राइस ऑफ द फर्म 2. ठीक है, और A1 यहाँ पे क्या है, A1 स्टैंड फॉर द क्वालिटी. हमने क्या बोला, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड. यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द क्वालिटी. तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्म 1. ठीक है, A1 स्टैंड फॉर द क्वालिटी ऑफ फर्म 1's प्रोडक्ट. अब इसी तरीके से Q2 क्या आएगा, A2 माइनस P2. जैसे आपने यहाँ P1 लिखा, अगर आप एक याद करेंगे आप दूसरा लिख सकते हैं. P1 की जगह आप यहाँ P2 लिखेंगे, प्लस P2 की जगह यहाँ पे आ जाएगा P1 डिवाइडेड बाय 4. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे भी बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन फाइंड आउट करना है. अब बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, व्हाट इज बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन. अब कुड नॉट की तरह यहाँ पे भी एक बार बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन पढ़ लीजिए. वहां पे हमने क्या देखा था, क्वांटिटी. यहाँ पे हम क्या देखेंगे, प्राइस. It shows the optimal price a firm, let's say firm 1, should choose given the production price is set by its competitor, that is firm 2. It essentially captures how firm 1 strategically reacts to firm 2's pricing decision in a simultaneous price setting game. Clear? आपको पता चल गया बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन. तो जैसे हमने कुड नॉट को देखा था वैसे ही हम यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन फॉर टू फर्म्स. पहले हम फर्म 1 का देखेंगे. देखिए फर्म 1 में हमें प्रॉफिट्स चाहिए, तो यहाँ पे वी नीड द डिमांड फंक्शन फॉर फर्म 1, दैट इज A1 माइनस P1 प्लस P2 अपॉन 4. हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्रॉफिट्स. क्यों, क्योंकि हर फर्म चाहती है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. इट मीन्स पाई1 इज इक्वल टू TR1 माइनस TC. ठीक है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू फर्म 1 का क्या होगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस 0. अब हमारे पास P1 नहीं है बट Q1 है, तो हम Q1 की वैल्यू डालेंगे A1 माइनस P1 प्लस P2 अपॉन 4. ठीक है, 0. इट इज इक्वल टू A1 P1 माइनस P2 स्क्वायर प्लस P2 डिवाइडेड बाय 4. अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सॉरी P1 P2. अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं. इसका मतलब हमें पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ फर्म 1, क्योंकि वेरिएबल क्या है, प्राइस. ठीक है, तो और यहाँ पे फिर उसके बाद हम इसको इक्वेट करेंगे 0 को. इट इज इक्वल टू A1 डेल P1 डिवाइडेड बाय डेल P1 1 माइनस x की पावर, सॉरी यहाँ पे P1 स्क्वायर है. ठीक है, P1 मल्टीप्लाई है माइनस x की पावर n. x की पावर n का मैंने क्या बताया था, n x की पावर n माइनस 1. तो 2 P1 2 माइनस 1 1 प्लस P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 4.
ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा P2 डिवाइडेड बाय 4 वाई, बिकॉज P2 कांस्टेंट है, यहाँ पे प्राइस ऑफ द सेकंड फर्म है कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, डेल P1 अपॉन डेल P1 1। दिस इंप्लाइज हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करिए इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइज, माइनस 2P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज हमें फाइंड क्या करना है, वी वांट टू फाइंड P1। P1 एक साइड रखिए, P2 को दूसरी साइड ले जाइए, A1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2P1 और 2P1 is equal to A1 plus P2 upon 4। This implies P1 हमारे पास क्या आ गया, A1 upon 2, 2 को यहाँ ले गए, प्लस P2 divided by 8। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन फॉर फर्म 1। और बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन आप लोगों को पता है, ठीक है। इसी तरीके से हम फर्म 2 के लिए पाई 2 को देखेंगे। लेट्स सी, अब हमारे पास क्या था, फर्म 2 के लिए स्टार्ट कहां से करेंगे, डिमांड फंक्शन ऑफ फर्म 2 दैट इज Q2 इज इक्वल टू A2 माइनस P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम स्टेप्स लेंगे जैसे हमने पहले लिए थे। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पाई 2 दैट इज इक्वल टू P2 सॉरी टोटल रेवेन्यू फॉर फर्म 2 माइनस टोटल कॉस्ट 0 है, टोटल रेवेन्यू P2 इंटू Q2 माइनस 0। यहां तक समझ आया, सेम प्रीवियस स्टेप्स लिए मैंने। P2 मेरे पास नहीं है बट आई हैव द वैल्यू ऑफ Q2, तो Q2 की जगह मैं लिख सकती हूँ A2 माइनस P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 4। दिस इज इक्वल टू A2 P2 माइनस P2 स्क्वायर प्लस P1 P2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब हमने क्या किया था, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए डेल पाई 2 अपॉन डेल P2 आएगा, क्योंकि फर्म 2 है, फर्म 2 में प्राइस ऑफ द सेकेंड फर्म को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डेल पाई 2 डिवाइडेड बाय डेल P2। दिस कम्स टू बी A2 बिकॉज डेल P2 डिवाइडेड बाय डेल P2 1 माइनस x की पावर n मतलब n x that is P2, x is a variable, की पावर 2 minus 1 1 plus P1 divided by 4, क्योंकि P1 कांस्टेंट 4 कांस्टेंट बाहर, डेल P2 अपॉन डेल P2 1। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इक्वल टू 0। क्यों, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। दिस इंप्लाइज A2 माइनस 2P2 प्लस P1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वी वांट द वैल्यू ऑफ P2, तो P2 एक साइड बाकी सारा एक साइड, A2 प्लस P1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2P2। दिस इंप्लाइज P2 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 8, 2 को हम इस साइड लेकर गए। दिस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन फॉर फर्म 2। अब मैं इन्हीं को एक जगह लिख देती हूँ। ठीक है, तो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शंस, और बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन आपको कैलकुलेट करने के लिए अगर पूछा जाए तो भी आप लोग लिख लेना बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन। तो P1 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 8। दिस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन फॉर फर्म 1। और P2 डिवाइड इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस P1 अपॉन 8। ठीक है, अगर आप एक का भी याद करेंगे तो दूसरे का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि 1 की जगह 2 लिखना है, 2 की जगह 1 लिखना है। ठीक है, दीज आर द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन फॉर 2 फर्म्स। अब जैसे हमने कुर्नॉट के मॉडल पे बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन को ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी हम बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन को ड्रॉ करेंगे। वहां पे बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन हम कैसे ड्रॉ कर रहे थे, इन द कुर्नॉट मॉडल एक्स एक्सिस पे हमारा ए का आउटपुट था, यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस ऑफ फर्म 1 दैट इज P1, और यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस ऑफ फर्म 2, वहां पे क्या था, आउटपुट था। ठीक है, अब यहाँ पे बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन, और यहाँ पे जो हमारी बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन में P1 P2 की वैल्यू आई है, यहाँ पे आप वो वैल्यू लिखेंगे। क्या वैल्यू थी, A1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस P2 अपॉन 8।
comma A2 divided by 2 plus P1 divided by 8. This is the value, these are the values of best response function. अब एक न्यूमेरिकल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। पहले रैंडम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर एक पेपर वाला भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड इक्विलिब्रियम यूजिंग बर्ट्रैंड मॉडल, ठीक है। आपको पेंशन है कि बर्ट्रैंड मॉडल को यूज करना है। यहाँ पे आपको क्या दिया है? Q1 इज इक्वल टू 400 माइनस 4P1 प्लस 2P2 कॉमा Q2 आपके पास दिया हुआ है 240 माइनस 3P2 प्लस 1.5P1। हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड इक्विलिब्रियम, मतलब P1 और P2 की वैल्यूज हमें फाइंड करने के लिए बोली जा रही है। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल आपको अटेम्प्ट करना होता है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो हमने मॉडल पढ़ा था क्या उसी फॉर्मेट में उसके डिमांड फंक्शंस लिखे हैं? यस लिखे हैं, देन ओके। अगर यहाँ पे प्राइस के फॉर्मेट में होते तो हमें इसको रिवर्स करना पड़ता, ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देयर इज नो नीड फॉर एडजस्टमेंट, तो हम यहाँ क्या करेंगे? वी हैव दीज इक्वेशंस, तो हम क्या करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट निकालने से। पाई 1 निकालेंगे, पाई 2 निकालेंगे, ठीक है। जैसे आपको मैंने अभी सिखाया, सेम स्टेप्स रहेंगे। हम फॉर्म 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको डिमांड फंक्शन क्या लिखवाया? Q1 इज इक्वल टू 400 माइनस 4P1 प्लस 2P2, ठीक है। तो हम क्या करते थे? पाई 1 निकालते थे। पाई 1 इज इक्वल टू TR1 माइनस TC, ठीक है। टोटल कॉस्ट 0 है, तो टोटल रेवेन्यू P1 इंटू Q1, दिस इज इक्वल टू P1 Q1 400 माइनस 4P1 प्लस 2P2। क्लियर? अब यहां पे हमने क्या करना था? मल्टीप्लाई 400 P1 माइनस 4P1 स्क्वायर प्लस 2P1 P2, डेल पाई 1 अपॉन डेल P1 निकालिए। 400 माइनस 8P1 प्लस 2P2, आप ये लिखिए, ठीक है। फिर हम क्या करते थे? इसको डिफरेंशिएट किया हमने, अब इसको इक्वल टू 0 पुट करते थे। दिस इंप्लाइज 400 माइनस 8P1 प्लस 2P2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P1, लेकिन यहाँ पे हमें 2 सबसे कॉमन दिख रहा है, तो हम इसको 2 को बाहर निकाल सकते हैं। तो 200 माइनस 4P1 प्लस P2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मैं 2 को यहाँ डिवाइड भी करती तो 0 डिवाइडेड बाय 2 अगेन 0, ठीक है। आप स्टेप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज 4P1 इज इक्वल टू 200 प्लस P2। P1 मैंने अलग क्यों किया? बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि वी नीड P1, तो P1 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 50 प्लस P2 अपॉन 4। ये आपका क्या आ गया? P1 की वैल्यू, दैट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन फॉर फर्म 1। अब इसी तरीके से हम फर्म 2 की बात करेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम Q2 का रिस्पॉन्स फंक्शन निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमें Q2 की वैल्यू चाहिए। Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 240 माइनस 3P2 प्लस 1.5P1, दिस वॉज द इक्वेशन जो हमारे पास गिवन थी। अब यहां से हमें क्या निकालना है? पाई 2, दैट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फॉर फर्म 2 माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू फॉर फर्म 2, दैट इज P2 इंटू Q2 माइनस 0। P2 हमारे पास नहीं है, बट वी हैव Q2 ये वैल्यू 240 माइनस 3P2 प्लस 1.5P1, this is equal to 240 P2 minus 3 P2 square plus 1.5 P1 P2। अब हम क्या करते थे? अब हम डेल निकालते थे, इसका डिफरेंशिएट करते थे, बट किसके रिस्पेक्ट से करेंगे? P2, बिकॉज P2 इज हियर वेरिएबल, ठीक है, प्राइस ऑफ द सेकेंड फर्म। 240 P2 डिवाइडेड बाय P2, डेल ऑफ P2 डिवाइडेड बाय डेल ऑफ P2 1, P2 स्क्वायर x की पावर n माइनस 3 इंटू 2 6 P2 प्लस 1.5 P1, क्योंकि इट इज कांस्टेंट, प्राइस ऑफ वन फर्स्ट फर्म इज कांस्टेंट इन दिस केस। अब हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट हमें क्या करना है? इस चीज को 0 के बराबर पुट करना है। दिस इज इक्वल टू 0,
दिस इंप्लाइज 6p2 इज इक्वल टू 1.5 p1 प्लस 240। ठीक है, तो हमारे पास p2 क्या हो गया 1.5 p1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 6, 6 4s are 24. This implies p2 is equal to 40 plus 15 divided by 10 into 6 p1. 5 2s are 10, 5 3s are 15, 3 1s are 3, 3 2s are 6. P2 is equal to 1 by 4 P1 plus 40. तो हमारे पास P1 आ गया, P2 आ गया, बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे P2 अगर हमारे पास आ रहा है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ P1 और लाइकवाइज P1 हमारे पास किस फॉर्म में था, इन द फॉर्म ऑफ P2। तो मैं दोनों एक्सप्रेशंस को साथ में लिखूंगी। अब हम P1 और P2 की वैल्यूज लिखेंगे। आप लोग अपनी नोटबुक्स में देखिए P1 और P2 की वैल्यू। P1 इज इक्वल टू 50 1/4 P2 और P2 हमारे पास क्या था 40 प्लस P1/4। इसको मार्क करिए एज 1 and 2। यूज 1 in 2 और 2 in 1, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। P2 इज इक्वल टू 40 प्लस 1/4 50 प्लस 1/4 P2। ठीक है, दिस इंप्लाइज P2 इज इक्वल टू 160 प्लस, ठीक है एक मिनट, P2 इज इक्वल टू 40 प्लस 50/4 प्लस P2/16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे P2 वाली वैल्यूज को एक जगह करेंगे। P2 माइनस P2/16 इज इक्वल टू 40 प्लस 50/4। दिस इंप्लाइज 16 P2 minus 1, 15 P2 divided by 16, 160 plus 50/4। ठीक है, 4 1s are 4 4s are 16। 15 P2 is equal to 210, 5 3s are 15, 5 42s are 210, 3 1s are 3, 3 14s are 42। तो हमारे पास P2 की वैल्यू क्या आ गई 14, P2 की वैल्यू 14। अब इस वैल्यू को आप यूज करेंगे इधर तो आपके पास P1 आएगा। नाउ P1 हमारे पास क्या था 50 प्लस 1/4 P2। P2 क्या निकला 14। दिस इंप्लाइज P1 इज इक्वल टू 50 प्लस 1/4 14। P1 is equal to 50 plus 14 divided by 4, 2 2s are 4, 2 7s are 14. P1 is equal to 52s are 100, 107/2. This implies P1 is equal to 2 5s are 10, 3s are 6.22. 0.5। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ P1। तो हमने P1 भी निकाल दिया, यहाँ पे हमने P2 भी निकाल दिया। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे जो 2009 का क्वेश्चन है देखिए वो प्योर बर्ट्रैंड मॉडल पे है। प्योर बर्ट्रैंड मतलब यहाँ पे एक ही डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, हमें बोला प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल। हमारे पास Q क्या है यहाँ पे जो डिमांड फंक्शन दिया है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस P। दिस इज द डिमांड फंक्शन। क्वेश्चन पढ़ रही हूं, आप लोगों के पास भी P/Q होगा तो देख लेना। क्वेश्चन इज डिमांड फॉर लाइट बल्ब्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय Q इज इक्वल टू 100 माइनस P, वेयर Q इज million of boxes of light sold and P is the price per box. There are two producers of lights having identical cost function. Cost function we have 10QI plus QI square upon 2. This is the cost function. और Q is equal to Q1 plus Q2। सेम क्वेश्चन में मैंने कल की क्लास में आपको कुर्नॉट मॉडल लगाकर बताया था। अब यहाँ पे ए पार्ट क्या दिया हुआ है 2009 में, unable to recognize the potential for collusion, managers of the two firm act as short run perfect competitors. What are the equilibrium values of Q1, Q2 and P? What are each firm's profit? तो यहाँ पे हम लोगों ने कुर्नॉट लगा लिया। अब यहाँ पे हम बर्ट्रैंड से देखेंगे। देखिए बर्ट्रैंड में, प्योर बर्ट्रैंड में मैंने आपको कंडीशन बताई थी MC इज इक्वल टू प्राइस।
इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे हमें MC को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम इस लॉजिक से मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे, दैट इज 10 प्लस QI। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू QI। QI यहाँ पे क्या हो सकता है, Q1 भी हो सकता है और Q2। This implies MC1, that is marginal cost for firm 1 is equal to 10 plus Q1 and MC2 is equal to 10 plus Q2। ठीक है, तो इसी को मैं वापस लिख देती हूँ। MC1 is equal to 10 plus Q1 और MC2 हमने क्या बोला, 10 plus Q2। हमारे पास डिमांड फंक्शन क्या था, वी हैव इनिशियली हमारे पास क्या दिया हुआ है, Q is equal to 100 minus P, this is given। अब यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, हमें दोनों फर्म्स का देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q1 plus Q2 is equal to 100 minus P। मैंने आपको इनिशियली बोला MC इज इक्वल टू प्राइस, इसका मतलब P इज इक्वल टू MC1 इज इक्वल टू 10 प्लस Q1 जब मैं फर्म 1 के लिए देखूंगी, और P इज इक्वल टू MC2 इज इक्वल टू 10 प्लस Q2। ठीक है, मैंने ये कंडीशन यूज की। तो सबसे पहले फॉर फर्म 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2। मैं P की जगह फर्म 1 की MC1 यूज कर रही हूं, 100 माइनस 10 प्लस Q1। और फर्म 2 के लिए हमारे पास क्या है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 100 माइनस P की जगह ये वाली वैल्यू 10 प्लस Q2। This implies Q1 plus Q2 is equal to 100 minus 10 minus Q1। ठीक है यहां तक। This implies Q1, ये Q1 इधर आएगा, this comes to be 2Q1 plus Q1 is equal to 90। Likewise अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 2Q2, ये वाला Q2 यहाँ आ जाएगा, प्लस Q1 इज इक्वल टू 90। इसका मतलब इन दोनों में 90 और 90 सेम है, तो मतलब ये वाली साइड और ये वाला बराबर हो जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रही हूँ। दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्या है, 2Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 90 एंड Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 90। वी हैव दीज टू इक्वेशन। तो यहां से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, this implies 2Q1 plus Q2 is equal to Q1 plus 2Q2। ठीक है, ये इक्वेशन बना सकते हैं, this implies 2Q1 minus Q1 is equal to 2Q2 minus Q2। तो यहां से हमारे पास आ गया Q1 is equal to Q2। ठीक है, अब इसको हम इनमें से एक इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यूज दिस वैल्यू इन वन, we have 2Q1 plus Q2 की जगह Q1 is equal to 90, मतलब Q1 मेरा 30। अगर Q1 मेरा 30 है तो ऑटोमेटिकली Q2 भी क्या आ गया, 30। ठीक है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्वांटिटीज बताइए, प्राइस बताइए एंड देन प्रॉफिट बताइए। अब प्राइस हम कहां से निकाल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट से। प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वाली वैल्यू क्या थी, इक्वेशन क्या थी, 10 प्लस QI। ठीक है, अगर मैं Q1 लूंगी, ठीक है, तो प्राइस अगर निकालूंगी मैं, तो 10 प्लस Q1 या Q2 जो मर्जी डालिए 30, तो प्राइस आ गया 40। वी हैव प्राइस, वी हैव क्वांटिटीज। अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस टोटल कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, क्या कॉस्ट फंक्शन दिया था, C is equal to 10 QI plus QI square divided by 2। This is the cost function। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ फर्स्ट फर्म का निकाले या सेकेंड फर्म का निकाले, सेम है, बिकॉज प्राइसेस आर सेम, आउटपुट आर सेम। तो कॉस्ट में अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं, 30 है हमारे पास, प्लस 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 10 3 जा,
तो ये आ जाएगा 450, 750। कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट 750। अब प्राइस कितना था? 40 इंटू क्वांटिटी 30 माइनस टोटल कॉस्ट 750। कैलकुलेट की, प्रॉफिट कितना आ गया? 1200 माइनस 750, दिस इज इक्वल टू 450। ये किसका प्रॉफिट है? ईच फर्म प्रॉफिट, चाहे फर्म 1 हो चाहे फर्म 2 हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था किस पे? बर्ट्रैंड मॉडल पे, जो कब आया? 2009 के अंदर पूछा गया है। और मैंने आपको बता दिया कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्योर बर्ट्रैंड मॉडल। ठीक है, तो प्योर बर्ट्रैंड MC इज इक्वल टू प्राइस की कंडीशन। और दूसरा, जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा वहां पे हमारे पास डिमांड फंक्शन की ही दो अलग अलग इक्वेशंस होंगी। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको वैल्यूएबल लगी है। अगर आपको लगता है इन चीजों से आपको वैल्यू मिलती है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।